आप लोग जानते ही हैं कि आपके घर में जितना बिजली यूज होता है वो यूनिट के हिसाब से आता है और उस प्रत्येक यूनिट के लिए आपको एक निर्धारित राशि, निर्धारित कीमत अदा करनी होती है। वो निर्धारित कीमत अदा करने के लिए टैरिफ होता है। टैरिफ को समझने के लिए हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग पहले मोबाइल का रिचार्ज करवाते थे तो उसमें क्या होता था, अलग अलग कंपनियों के अलग अलग टैरिफ प्लान होते थे कि भाई अगर आप 99 का रिचार्ज कराएंगे तो आपको 1 महीने तक 1000 मिनट 2000 मिनट ऐसा मिलता था। उसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल सिस्टम में भी टैरिफ का प्रावधान किया गया है। तो टैरिफ का प्रावधान हम लोग देखते हैं, टैरिफ स्ट्रक्चर क्या क्या होता है। टैरिफ के लागू करने का उद्देश्य विद्युत उत्पादन में व्यय किए गए धन का विद्युत उपभोक्ता से वसूल करना, ताकि समयोपरांत नवीन बिजली घर का निर्माण किया जा सके। टैरिफ में 2 प्रकार की चार्जेज होती हैं। तो यहाँ पर हम लोग आज जानेंगे कि टैरिफ 2 प्रकार का होता है। पहला एनुअल फिक्स्ड चार्ज, वार्षिक नियत प्रभार। इस प्रभार में मूलधन जैसे विद्युत के उत्पादन, संचरण, वितरण, मापन, रक्षण इत्यादि के लिए प्रयुक्त मशीन, उपकरण, उच्च पदाधिकारियों के वेतनमान आदि आते हैं। मतलब जो वार्षिक नियत राशि होता है उसमें क्या क्या आता है, उसमें किस किस माप यंत्रों का राशि लिया जाता है। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो विद्युत का उत्पादन किया जाता है उसके लिए जो राशि आता है वो टैरिफ में ऐड किया जाता है। दूसरा संचरण में जो उपयंत्र होता है या जो खर्च होता है उसको लिया जाता है। वितरण में वही चीज़ें आ जाती हैं और मापन व्यवस्था में भी जितने उपयंत्र हम उपयोग करते हैं उसकी भी हम पैसा इसमें ऐड करते हैं। रक्षण आदि के लिए उपयुक्त मशीन, जैसे कि हम लोग स्विच गियर प्रणाली का उपयोग करते हैं तो उसमें जो मशीन खरीदने में व्यय होता है, खर्च आता है, उसको भी हम लोग एनुअल फिक्स्ड चार्जेज में लेते हैं। उपकरण, उच्च पदाधिकारियों के वेतन भी इसी में ऐड किया जाता है। अब दूसरा देखते हैं एनुअल ऑपरेटिंग चार्ज। इसको हम लोग एनुअल रनिंग चार्ज भी कहते हैं। एनुअल ऑपरेटिंग चार्ज मतलब वार्षिक चलाने के जो उपयंत्र होता है उसके ऑपरेट करने के लिए जो चार्जेज होता है। इस प्रकार के प्रभार में शक्ति प्रणाली की प्रचालन कीमत, जैसे ईंधन, जल, तेल, शीतलक, स्नेहक प्रणाली की मरम्मत, देखभाल तथा मेंटेनेंस, टैक्स, इंटरेस्ट, इंश्योरेंस, लघु पदाधिकारियों तथा कारीगरों के वेतनमान आदि शामिल होते हैं। दूसरा देखते हैं फैक्टर फॉर फिक्सिंग द टैरिफ। जो टैरिफ को फिक्स करने के लिए फैक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। टैरिफ को निर्धारित करने के लिए निम्न कारकों पर विचार किया जाता है, जैसे टोटल एनुअल फिक्स्ड चार्ज, टोटल एनुअल रनिंग चार्ज, मैक्सिमम डिमांड, कितना मैक्सिमम डिमांड उपभोक्ता का है, मांग उसका कितना है। चौथा है उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा, विद्युत भार की प्रकृति, विद्युत भार की शक्ति गुणक, डाइवर्सिटी फैक्टर इत्यादि जो है ये सब हमारे टैरिफ निर्धारण करने के लिए आवश्यक तत्व होते हैं। कौन कौन से? फिक्स्ड चार्ज होता है, रनिंग चार्ज होता है, मैक्सिमम डिमांड होता है, KWH किलोवाट हावर में जितना उपयोग हम लोग ऊर्जा का करते हैं, विद्युत का करते हैं वो आता है, विद्युत भार की प्रकृति आती है, विद्युत भार की शक्ति गुणक आती है, डाइवर्सिटी फैक्टर आता है। डाइवर्सिटी फैक्टर आपको पहले ही बता दिया गया है कि डाइवर्सिटी फैक्टर का वैल्यू 1 से हमेशा अधिक होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि एक आइडियल टैरिफ का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, क्या होना चाहिए। टैरिफ सरल होना चाहिए जिससे कि आसानी से समझ में आ जाए। टैरिफ सस्ता होना चाहिए। सस्ता होने से तात्पर्य है कि सप्लायर को भी उतनी ही लाभ हो और जो उपयोग कर रहा है उसको भी उतना ही लाभ होना चाहिए। टैरिफ उपभोक्ता द्वारा सहर्ष स्वीकार्य होना चाहिए। टैरिफ ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी जो विद्युत का उपयोग कर रहा है वो बोले कि भाई हम ऐसा बिजली उपयोग नहीं करना चाहते हैं जो कि बहुत ही महंगा है या बहुत ही सस्ता है या ऐसा है कि उसमें विश्वसनीयता नहीं है। तो इस प्रकार का जो टैरिफ होता है
वो सहर्ष स्वीकार्य होना चाहिए उपभोक्ता के द्वारा। टैरिफ से उपभोक्ता को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। टैरिफ होना चाहिए ऐसा जिससे कि वह दूसरे को भी प्रोत्साहित कर सके। मतलब अगर हमने एयरटेल का रिचार्ज किया है तो एयरटेल में ऐसा रिचार्ज ऑफर होना चाहिए, ऐसा टैरिफ होना चाहिए जिससे कि हमको अच्छा लगे और हम दूसरे को भी बोल सकें कि आप भी ये रिचार्ज करवाइए। पांचवा है टैरिफ उपभोक्ता तथा सप्लायर दोनों को समान रूप से लाभप्रद होना चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ टैरिफ। तो टैरिफ होता है वो निम्न प्रकार का होता है। पहला टैरिफ हम लोग पढ़ेंगे सिंपल रेट टैरिफ। इस प्रकार के टैरिफ को निम्न सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। प्रति वैद्युत इकाई कीमत बराबर एनुअल फिक्स्ड कास्ट प्लस एनुअल ऑपरेटिंग कास्ट बटे यूज यूनिट बाई कंज्यूमर। मतलब कि जो वार्षिक नियत राशि है, वार्षिक ऑपरेटिंग राशि है और बटे में क्या होगा, ये कंज्यूमर द्वारा उपयोग की गई यूनिट, कितना यूनिट वो उपयोग कर रहा है। उसके बाद इसका एडवांटेज देखते हैं। यह टैरिफ सरल है, अतः एक साधारण व्यक्ति भी सरलता से समझ लेता है। बिल बनाने में कम समय लगता है। जो सिंपल रेट टैरिफ होता है उसका बिल बनाने में बहुत ही कम समय लगता है कि एनुअल कास्ट मालूम हो, ऑपरेटिंग कास्ट मालूम हो और यूनिट मालूम हो तो तुरंत ही उसका एक हम लोग बिजली का बिल बना सकते हैं। डिसएडवांटेज, इस टैरिफ से उपभोक्ता को ज़्यादा कीमत अदा करना पड़ता है। जो सिंपल रेट टैरिफ होता है इसके माध्यम से उपभोक्ता को ज़्यादा कीमत अदा करना पड़ता है। यूज, इस टैरिफ का उपयोग आवासीय उपभोक्ताओं के लिए होता है। सिंपल रेट टैरिफ का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, जो आवासीय उपभोक्ता है, डोमेस्टिक एरिया है, वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। फ्लैट रेट टैरिफ, इस टैरिफ में उपभोक्ता के लोड की प्रकृति पर गणना किया जाता है कि किस प्रकार का लोड है उपभोक्ता का, मतलब कि घर में हम लोग किस प्रकार का लोड उपयोग में ला रहे हैं। इसको एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं कि टोटल कास्ट और एनर्जी कंज्यूम जो खर्चा कर रहे हैं उनके बीच अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो ये दो चीज़ों के लिए होता है। एक लाइट फैन सर्किट के लिए हम इसका आकलन करते हैं और दूसरा पावर लोड के लिए हम इसका मोटर वगैरह जो चला रहे हैं उसके लिए हम इसका उपयोग करते हैं। इसका एडवांटेज क्या है, यह टैरिफ अति सरल है। बिजली बिल तैयार करने में कम समय लगता है, बिजली का बर्बादी कम होता है। डिसएडवांटेज क्या है इसके, डिसएडवांटेज इसके क्या है, इसका डिसएडवांटेज इसमें विभिन्न प्रकार के लोड के लिए अलग अलग एनर्जी मीटर की आवश्यकता होती है। इसका एप्लीकेशन कहाँ पे किया जाता है, इसका एप्लीकेशन लघु उद्योगों में किया जाता है। फ्लैट डिमांड टैरिफ, इस टैरिफ में उपभोक्ता से प्रति मास व प्रति वर्ष के हिसाब से नियत राशि लिया जाता है। इसमें बिल का परिकलन करने के लिए किसी प्रकार के पाठ्यांक की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें सबसे बड़ी कमी यह है कि उपभोक्ता चोरी छिपे मशीनों से भी कार्य कर लेता है। मतलब कि उसने लाइट फैन के लिए सप्लाई लिया लेकिन वो क्या कर रहा है कि उसमें समरसेबल चला रहा है, मोटर चला रहा है आदि पावर सप्लाई का उपयोग कर रहा है। इसका प्रयोग उत्तर प्रदेश में कृषि कार्यों के लिए किया जाता है। स्टेप रेट टैरिफ, स्टेप रेट टैरिफ, इस टैरिफ में विद्युत उपकरणों की संख्या बढ़ने पर विद्युत प्रभार कम लगता है, मतलब बिजली का बिल कम लगता है। इससे अधिक बिजली उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को विद्युत सस्ती पड़ती है। स्टेप रेट टैरिफ में इसमें सबसे बड़ी कमी यह है कि पर यूनिट विद्युत ऊर्जा की कीमत फिक्स नहीं होता है। इसका प्रयोग औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए किया जाता है। स्टेप रेट टैरिफ का तात्पर्य यह होता है कि जैसे हमारे पास 100 उपकरण हैं, 250 उपकरण हैं, तो 250 उपकरण का हमारे पास जितने उपकरण कम होंगे उतने ही बिजली का बिल अधिक आएगा और जितने उपकरण अधिक होंगे उतने ही बिजली का बिल कम आएगा। तो ऐसा व्यवस्था होता है स्टेप रेट टैरिफ में। ठीक है, ब्लॉक रेट टैरिफ में हम क्या देखते हैं, यह स्टेप रेट टैरिफ का ही विकसित रूप है। इसमें विद्युत
ऊर्जा के अधिक उपयोग पर विद्युत प्रभार सस्ता पड़ता है। एकदम सेम टू सेम, जैसा वो है वैसा ये भी है, लेकिन इसमें एक अलग व्यवस्था होती है। इस टैरिफ को तैयार करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग करना पड़ता है। इसका प्रयोग लघु उद्योगों के लिए किया जाता है। इसकी गणना कठिन होती है। अब देखिए, दोनों टैरिफ को हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। देखिए, प्रथम खंड की 100 इकाइयों की दर 50 पैसे पर यूनिट, अगले 100 इकाइयों की दर 40 पैसे पर यूनिट, अगले 50 इकाइयों की दर 30 पैसे पर यूनिट है। अगर हम इस पूरे सिस्टम को ब्लैक रैक टैरिफ के माध्यम से देखते हैं तो 100 गुड़ी 50 पैसे पे 100 यूनिट चल रहा है, 40 पैसे पे 100 यूनिट चल रहा है और 30 पैसे पे 50 यूनिट कार्य कर रहा है। तो अगर हम इससे टोटल करते हैं तो इसमें 105 रुपया आता है। अगर वहीं पे स्टेप रेट टैरिफ की सहायता से इसको देखते हैं तो हम मिनिमम चार्ज लेते हैं, मतलब कि अगर 50 पैसे, 40 पैसे, 30 पैसे में देखा जाए तो इसमें सबसे कम पैसा कौन सा है? 30 पैसा है। और पूरे यूनिट कितने हैं? 100, 50, तो 250 यूनिट हो जाते हैं। तो 250 इंटू 30 7500 आता है। इसमें 75 रुपये हमारा टैरिफ प्लान आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि ब्लॉक रेट टैरिफ और स्टेप रेट टैरिफ में क्या अंतर होता है। 2 पार्ट टैरिफ, इसमें फिक्स्ड चार्ज एवं रनिंग चार्ज के रूप में विद्युत प्रभार उपभोक्ता से लिया जाता है। देखिए, जो 2 पार्ट टैरिफ होता है, इसीलिए इसको 2 पार्ट टैरिफ बोला गया कि इसमें जो बिजली का बिल लिया जाता है वो फिक्स्ड, आपने पढ़ा है एनुअल फिक्स्ड चार्जेज, उसमें क्या क्या आता है आप पहले ही जान चुके हैं। और दूसरा होता है रनिंग चार्जेज। रनिंग चार्जेज में छोटे अधिकारियों के जो वेतनमान आते हैं, इसको आप पहले से ही पढ़ चुके हैं। वीडियो को थोड़ा पीछे करके आप देख भी सकते हैं। विद्युत प्रभार उपभोक्ता से लिया जाता है, मतलब इसमें 2 पार्ट होता है, एक फिक्स्ड चार्ज लिया जाता है, एक रनिंग चार्ज लिया जाता है। इसका उपयोग मध्यम औद्योगिक उपभोक्ता के लिए किया जाता है। अगर टोटल चार्ज की बात की जाए तो यहाँ पे टोटल चार्ज फिक्स्ड कास्ट प्लस रनिंग कास्ट, फिक्स्ड कास्ट को हम लोग KW से प्रदर्शित करते हैं और रनिंग कास्ट को हम लोग KWH से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, दोनों का योग किसके बराबर में आता है? टोटल चार्ज के बराबर में आता है। मैक्सिमम डिमांड टैरिफ, इसमें उपभोक्ता से अधिकतम मांग के आधार पर विद्युत चार्ज लिया जाता है। इसमें मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है। देखिए, मैक्सिमम डिमांड टैरिफ में 1 मीटर का उपयोग किया जाता है मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर। मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर हर एक 30 मिनट में देखता है कि किस समय पर, इस 30 मिनट में वह जो उपयोग की गई ऊर्जा है किस समय अधिकतम में थी, उसी के हिसाब से इसमें चार्ज लिया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं पावर फैक्टर। पावर फैक्टर वास्तविक शक्ति एवं आभासी शक्ति का अनुपात होता है। इसे cos फाई से प्रदर्शित करते हैं, जहां फाई वोल्टेज एवं करंट के मध्य कोण है। cos फाई इज इक्वल टू वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति। पावर फैक्टर वही cos फाई इज इक्वल टू VI cos फाई बटे VI। ये सब RMS वैल्यू है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि अगर जो cos फाई है उसके फाई को दर्शाना हो, अगर हम वोल्टेज को स्थिर मानते हैं और करंट को वेरी करते हैं तो करंट और वोल्टेज के बीच में जो फाई कोण बना है वही हमारा क्या कहलाता है? cos फाई कहलाता है। इसका एक प्रकार से हम लोग और डेफिनेशन दे सकते हैं कि वोल्टेज और करंट के बीच बनने वाले कोण के कोज्या को हम लोग क्या कहते हैं? पावर फैक्टर कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, जब धारा वोल्टेज से आगे होती है तब शक्ति गुणक अग्रगामी होता है। जब धारा वोल्टेज से पीछे होती है तो शक्ति गुणक कैसा होता है? पश्चगामी होता है। लो पावर फैक्टर इन इंडस्ट्री, मोटर, ट्रांसफार्मर, विद्युत भट्टियां, आर्क लैंप, प्रतिदीप्त लैंप, विसर्जन लैंप आदि उपकरण निम्न शक्ति गुणक पे कार्य करते हैं। कौन कौन से निम्न शक्ति गुणक पे कार्य करने वाले उपयंत्र हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कभी कभी ये एग्जाम में पूछता है।
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है कि मोटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, विद्युत भट्टी हो गया, आर्क लैंप हो गया, प्रतिदीप्ति लैंप हो गया, विसर्जन लैंप हो गया, आदि उपकरण लो पावर फैक्टर पे कार्य करते हैं। मेंटेनेंस करने के बाद मोटर में स्टेटर एवं रोटर के मध्य गैप बढ़ जाने से भी पावर फैक्टर लो हो जाता है। तो यहाँ पर हम लो पावर फैक्टर के दो कारणों को हम जाने हैं कि जिसमें अब ट्रांसफार्मर हो गया, मोटर हो गया, विद्युत भट्टी हो गया, आप लोग हीटर देखते होंगे तो उसमें कॉइल बना होता है, ऐसा तार का जो है कुंडली करके बना होता है। तो जिसमें तार के कॉइल का उपयोग किया जाता है उसका पावर फैक्टर हमेशा ही लो होता है। दूसरा कौन सा रीजन है कि जब हम कोई मोटर लेते हैं और उसका मेंटेनेंस करते हैं, कोई मोटर खराब हो गया तो उसको हम लोग मिस्त्री के पास में देते हैं, तो क्या करता है उसका मरम्मत करता है। मरम्मत करने के बाद अलाइनमेंट देखा जाता है कि स्टेटर और रोटर के बीच में अगर गैप असमान है तो भी पावर फैक्टर प्रभावित होता है। ठीक है। दूसरा है डिसएडवांटेज ऑफ लो पावर फैक्टर। लाइन धारा का मान बढ़ जाता है। लो पावर फैक्टर होने की वजह से लाइन धारा का मान बढ़ जाता है, उपकरण की कीमत बढ़ जाती है, कंडक्टर की कीमत बढ़ जाती है, सिस्टम की दक्षता में कमी आ जाती है, रेगुलेशन भी घटिया हो जाता है, प्राइम मूवर का प्रारंभिक कीमत बढ़ जाता है। तो ये सब डिसएडवांटेज हैं, उसके हानि है कि लो पावर फैक्टर होने से क्या क्या दिक्कतें आ जाती हैं। लाइन धारा का मान बढ़ जाने से आई स्क्वायर लॉसेज बढ़ जाते हैं, जिससे कि तार गर्म होने लगता है और कभी कभी पिघल भी जाता है। ये उपकरण की कीमत भी बढ़ जाती है। KWH अगर बढ़ गया तो उपकरण की कीमत भी बढ़ जाती है। उसके बाद कंडक्टर की कीमत भी बढ़ जाती है। हमको अगर हम लोग लो पावर फैक्टर में कर रहे हैं तो धारा बढ़ने से क्या होगा कि उसमें जितने साइज में धारा प्रवाहित होना चाहिए अब हमको उससे अधिक कंडक्टर की साइज लेना पड़ेगा। ठीक है। रेगुलेशन भी घटिया हो जाता है, प्राइम मूवर प्रारंभिक कीमत बढ़ जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट मेथड है कि किस प्रकार से पावर फैक्टर को बढ़ाया जा सकता है। इसमें 4 चीज़ों का उपयोग हम लोग करते हैं। स्टैटिक कैपेसिटर के प्रयोग से, सिंक्रोनस कैपेसिटर के प्रयोग से, फेज एडवांसर के प्रयोग से, कैपेसिटर बूस्टर के प्रयोग से। ठीक है। तो हम यहाँ पर सिर्फ एक ही पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट करने के उपकरण पर विचार करेंगे जिसका नाम है स्टैटिक कैपेसिटर। ठीक है। तो हम देखते हैं स्टैटिक कैपेसिटर किस प्रकार से पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट करता है। कैपेसिटर हमेशा अग्रगामी धारा लेता है, मतलब कि वोल्टेज से अगर हम कैपेसिटर लगाते हैं तो जो वोल्टेज होता है उससे धारा आगे जाना शुरू हो जाता है, धारा वोल्टेज से अग्रगामी हो जाता है। इसलिए यदि प्रेरक भार के पार्श्व में, प्रेरक भार का मतलब वही है मोटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, यह सब प्रेरक भार के अंतर्गत आता है। अगर उसके पार्श्व में मतलब पैरेलल में लगाया जाता है तो संपूर्ण परिपथ का रिजल्टेंट रिएक्टिव करंट संधारित्र के अग्रगामी धारा एवं लोड के पश्चगामी धारा के धारा घटक के मान के बराबर हो जाता है। मतलब कि अगर जो हमारा प्रेरक भार है, प्रेरक भार मतलब इंडक्टिव लोड है, उससे जो धारा प्रवाहित होती है और कैपेसिटर से जो धारा प्रवाहित होती है, उन दोनों के परिणामी धारा का मान जो प्रेरक में धारा प्रवाहित होता है उससे अधिक हो जाता है, उससे अग्रगामी हो जाता है। तो यही समझा जाता है कि पावर फैक्टर बढ़ गया है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार का कनेक्शन दिखाया गया है। यहाँ पर एक चीज़ और हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा, ये कोई कठिन चीज़ नहीं है लेकिन थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने कैपेसिटर लगाया है, ये हमारा इंडक्टिव लोड है, मतलब कि ये मान लीजिए मोटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, कुछ भी यहाँ पे हमने उपयोग में लाया है। तो जो I1 करंट है, ये जो I1 करंट है वो इस लोड में प्रवाहित होने वाला करंट है, और जो I2 करंट है वो कैपेसिटर में प्रवाहित होने वाला करंट है। तो देखिए होता क्या है, अगर वोल्टेज और करंट के बीच में यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि
ये जो हमारे कैपेसिटर में जो धारा प्रवाहित हो रही है, कैपेसिटर में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो I2 करंट है, और जो लोड में धारा प्रवाहित हो रही है वो I1 करंट है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं I1 करंट से I2 करंट अधिक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन दोनों का अगर हम रिजल्टेंट देखेंगे तो I1 करंट से ज़्यादा होगा, I1 करंट से ज़्यादा होगा। इस प्रकार पावर फैक्टर में सुधार हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं एडवांटेज कैपेसिटर लॉसेज 0 पॉइंट। देखिए एडवांटेज किसका है, ये एडवांटेज ये स्टैटिक कैपेसिटर यूज करने का एडवांटेज है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कैपेसिटर लॉसेज 0.5% से कम हो जाती हैं। मेंटेनेंस सरल हो जाता है, इसका जो मेंटेनेंस होता है वो भी सरल होता है। ये अधिक विश्वसनीय होता है। पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट करने से उपभोक्ता की मैक्सिमम डिमांड कम हो जाती है, जिससे विद्युत प्रदाय की क्षमता बढ़ जाती है। अब हम लोग देखते हैं कि कंसेप्ट ऑफ सेक्शनड लोड। सेक्शनड लोड का मतलब ये होता है कि स्वीकृत भार, ग्राहकों को स्वीकृत भार क्या क्या हो सकता है, कि मतलब किस प्रकार के भार को वो स्वीकृति देते हैं सप्लायर। इसमें हम लोग देखते हैं कि डोमेस्टिक लोड में क्या क्या होता है। डोमेस्टिक लोड में इसके अंतर्गत घर की लाइट, फैन, रेडियो, टीवी, ट्रांजिस्टर, इलेक्ट्रिक कुकर, हीटर, ओवन, फ्रिज, कूलर, एसी, पंप आदि आते हैं, जिसका डिमांड फैक्टर 100% होना चाहिए। डाइवर्सिटी फैक्टर 1.2 से 1.3 होना चाहिए। लोड फैक्टर 10% से 20% होना चाहिए। कमर्शियल इलेक्ट्रिक लोड में हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत व्यावसायिक लोड जैसे दुकान संबंधी लाइट, फैन, डेकोरेशन एंड एडवर्टाइजमेंट, कंप्रेसर, क्लीनर आदि आते हैं। इसका भी डिमांड फैक्टर 100% होना चाहिए। डाइवर्सिटी फैक्टर 1.1 से 1.2 होना चाहिए। लोड फैक्टर 25% से 33% होना चाहिए। अगर हम इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिक लोड देखते हैं तो वहाँ पे किस प्रकार से हम लोग लोड का डिवाइडेशन करते हैं, तो कॉटेज इंडस्ट्री जो कुटीर उद्योग होता है उसमें क्या होना चाहिए, डाइवर्सिटी फैक्टर 55% से 65% होना चाहिए। डाइवर्सिटी फैक्टर जो होना चाहिए 1.2 से 1.3 होना चाहिए। और लोड फैक्टर 30% से 40% 40% होना चाहिए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए जो डिमांड फैक्टर होता है वो 60 से 70% होता है, और डाइवर्सिटी फैक्टर 1.3 से 1.4 होता है। लोड फैक्टर 40% से 45% होता है। मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज में डाइवर्सिटी फैक्टर 65% से 75% होता है। डाइवर्सिटी फैक्टर 1.4 से 1.5, लोड फैक्टर 50 से 55% होता है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो होता है वो उसमें जो डिमांड फैक्टर होता है 70% से 80% तक होता है। डाइवर्सिटी फैक्टर 1.5 से 1.6 होता है। लोड फैक्टर जो होता है वो 60% से 65% होता है। हाई स्केल इंडस्ट्री में जो हाई इंडस्ट्री होता है वहाँ पर क्या होना चाहिए, वहाँ पर जो डिमांड फैक्टर होना चाहिए वो 85% से 90% तक होना चाहिए। डाइवर्सिटी फैक्टर 1.6 से 1.8 होना चाहिए। लोड फैक्टर 70% से 80% तक होना चाहिए। दूसरा हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ मोटर। विद्युत मोटर दो प्रकार का होता है। डीसी मोटर में क्या क्या होता है, सेपरेटली एक्साइटेड मोटर, सीरीज डीसी मोटर, शंट डीसी मोटर, कंपाउंड डीसी मोटर। एसी मोटर में अगर हम देखते हैं तो इंडक्शन मोटर होता है जो दो प्रकार का होता है, स्क्वायरल केज मोटर, स्लिप रिंग मोटर। उसके बाद हम लोग देखते हैं सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर में सिंक्रोनस मोटर एक ही प्रकार का मोटर होता है, और इसमें हम तीसरा देखते हैं सिंगल फेज मोटर। सिंगल फेज मोटर में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है, सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर होता है, और कम्यूटेटर मोटर होता है। अब इसमें लॉसेज के क्या क्या हो सकते हैं, तो इसमें कोर लॉसेज होता है। मोटर में कोर होता है जब कोर में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जैसे हम सप्लाई देते हैं तो कोर में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, तो इसमें भंवर धारा प्रवाहित होने लगती है जिससे कोर हीट हो जाता है। इसे ही कोर लॉसेज कहते हैं। जो हीट उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं, कोर लॉसेज कहते हैं।
विंडेज एंड फ्रिक्शन लॉसेज। इस प्रकार की हानियां बेयरिंग तथा कम्यूटेटर पर घर्षण एवं आर्मेचर में वायु घर्षण के कारण होता है। स्टेटर लॉसेज। इस प्रकार की हानियां स्टेटर प्रतिरोध एवं धारा पर निर्भर होती हैं। इन्हें सामान्यतः I²R हानि कहते हैं। रोटर लॉसेज क्या होता है? इस प्रकार की हानियां I²R तापन के रूप में होती हैं। यह रोटर प्रतिरोध एवं रोटर धारा पर निर्भर होती हैं। स्ट्रे लोड लॉसेज क्या होता है? भार धाराओं द्वारा प्रेरित फ्लक्स के क्षरण के कारण इस प्रकार की हानियां उत्पन्न होती हैं। टाइप्स ऑफ मोटर। विद्युत मोटर दो प्रकार का होता है। ठीक है, इसको हम लोगों ने पढ़ लिया है, ये भी हमने पढ़ लिया है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनर्जी इफिशिएंट मोटर। ये सब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जा रहा है। तो इसमें हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या देखते हैं? इफिशिएंट मोटर के लिए मोटर साइज क्या होना चाहिए? मोटर साइज, मोटर का आकार इस प्रकार का हो कि मोटर का लोड फैक्टर 65% से 100% के बीच में हो। मोटर विशाल होने पर इसकी परिचालन दक्षता कम हो जाती है। मोटर के अधिक बड़े आकार के कारण उच्च निवेश लागत, उच्च चालन लागत, उच्च स्विच गियर लागत, उच्च अनुरक्षण एवं पावर फैक्टर की समस्या उत्पन्न हो जाती है। मतलब कि मोटर ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ऑपरेटिंग स्पीड। उच्च गति वाली मोटरें सामान्यतः कम गति वाली मोटरों की तुलना में अधिक दक्ष होती हैं। ठीक है। हाई इनरश करंट। ऊर्जा दक्ष मोटर कम प्रतिरोध गुण के कारण मानक मोटर की तुलना में उच्च धारा प्रदर्शित करती हैं। इस उच्च धारा का अवधि बहुत कम होता है, जिससे यांत्रिक रक्षण यंत्र ट्रिप हो जाते हैं। अतः ऊर्जा दक्ष मोटरों में चुंबकीय परिपथ रक्षक का प्रयोग करते हैं। ठीक है। एस्टिमेशन ऑफ मोटर लोडिंग। एस्टिमेशन ऑफ मोटर लोडिंग मतलब कि मोटर के जो लोड डाला जाता है उसका हम एस्टिमेशन किस प्रकार से कर सकते हैं, उसका मतलब ज्ञात किस प्रकार से कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग जानेंगे। बाय मेजरिंग इनपुट पावर। इनपुट पावर को ज्ञात करके हम लोग लोड का अनुमान लगा सकते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए निम्न समीकरण का उपयोग किया जाता है। लोड परसेंटेज में बराबर P1/P2 × 100, वेयर P1 क्या है? इनपुट एनर्जी इन kW में, किलोवाट में इनपुट एनर्जी है। P2 क्या है? इनपुट एनर्जी इन किलोवाट ऑन रेटेड फुल लोड। फुल लोड पर इनपुट एनर्जी किलोवाट में है। ठीक है। बाय मेजरिंग दूसरा क्या है? बाय मेजरिंग लाइन करंट। यह विधि मोटर की 75% भार तक ही सीमित होती है, क्योंकि 75% भार के नीचे या पूर्ण भार पर शक्ति गुणक घट जाता है। मोटर भारित, अगर हम जो मोटर लोडेड होता है उसका अगर फार्मूला हम देखते हैं तो यहाँ पर होता है इनपुट लोड करंट बटे इनपुट रेटेड करंट × 100। ठीक है। बाय स्लिप मेथड। स्लिप मेथड से भी हम लोग इसको ज्ञात कर सकते हैं। इंडक्शन मोटर अगर है वहाँ पे तो उसमें स्लिप ज्ञात करके हम लोग मोटर लोडेड हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ये क्या होता है? स्लिप बटे NS - NR × 100। जहाँ पे स्लिप अगर इंडक्शन मोटर है तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का ही हम लोग ज्ञात करते हैं। NS क्या है? सिंक्रोनस स्पीड है RPM में। NR क्या है? रोटर स्पीड है RPM में। ठीक है। टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग इन मोटर। विद्युत मोटर में निम्न विधियों का उपयोग करके ऊर्जा संरक्षण किया जा सकता है। कौन कौन सी विधियां हैं? विद्युत संचरण हानियों को कम करके विद्युत जो ट्रांसमिशन लाइन की हानियां हैं उसको कम करके हम लोग ये एनर्जी सेविंग कर सकते हैं। विद्युत मोटर की हानियों को घटाकर हम लोग एनर्जी सेविंग कर सकते हैं। संचरण प्रणाली में यांत्रिक हानियों को घटाकर थ्रोटल जो कि पदार्थ के प्रवाह को नियंत्रित करता है, इसके द्वारा उत्पन्न हानियों को घटाकर भी हम एनर्जी सेविंग कर सकते हैं। एनर्जी इफिशिएंट मोटर का प्रयोग करके हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि एनर्जी इफिशिएंट मोटर रेटिंग होता है 5 रेटिंग, 4 रेटिंग, 3 रेटिंग, उसका उपयोग करके हम लोग ये कर सकते हैं, एनर्जी सेविंग कर सकते हैं। मोटर की रेटिंग और भार में उचित मिलान करके, मतलब कि मोटर को हम लोग उतना ही लोड दें जितना उसके नेम प्लेट पे लिखा गया है, जितना उस पर रेटिंग में है। हाई पावर फैक्टर को बनाकर, पावर फैक्टर लो न होने पाए इसलिए उससे भी हम एनर्जी का सेविंग कर सकते हैं। तीसरा है वेरिएशन इन इफिशियंसी एंड पावर फैक्शन
विथ लोडिंग। विद्युत मोटर को 50% से 100% रेटेड लोड पर चलाने के लिए डिजाइन किया जाता है। अधिकतम दक्षता आमतौर पर रेटेड लोड के 75% के पास होता है। इस प्रकार 10 HP के मोटर में 5 से 10 HP स्वीकार्य भार सीमा होता है। पीक दक्षता 7.5 HP है, मतलब कि लोड जितना लिया जा सकता है वो 7.5। अगर 10 HP का मोटर है तो उस पर आप उसका 7.5 ही HP तक के लोड को उसमें डाल सकते हैं। ठीक है। दूसरा है, अगर हम तीनों को मतलब इफ़िशियंसी, लोड और पावर फैक्टर में ग्राफ देखते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा इफ़िशियंसी है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। बढ़ने के साथ साथ इफ़िशियंसी धीरे धीरे बढ़ता है तो लोड भी बढ़ता है। लोड बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि ये ग्राफ एक समय तक तो निश्चित रेखीय होता है, उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, घटना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे कांस्टेंट हो जाता है। और कांस्टेंट होते होते अगर ज़्यादा लोड डालते हैं तो ये धीरे धीरे इसका दक्षता घटता जाता है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है कि अगर हम पावर फैक्टर को बढ़ाते जाएं तो इसकी दक्षता भी बढ़ती है। जैसा कि यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हैं कि अगर हम पावर फैक्टर जैसे कि अगर हम हाई इफ़िशियंसी ले रहे हैं तो पावर फैक्टर अधिक है, मतलब अधिक पावर फैक्टर पर इफ़िशियंसी ज़्यादा है। उससे लो पावर फैक्टर पे इफ़िशियंसी कम है, उससे लो पावर फैक्टर पे इफ़िशियंसी और कम है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पावर फैक्टर अगर बढ़ाते हैं तो हमारी इफ़िशियंसी भी बढ़ती है। ठीक है। जैसे दक्षता बढ़ता है वैसे वैसे पावर फैक्टर भी बढ़ता है। अगर पावर फैक्टर इंक्रीज करता है तो दक्षता भी उसके साथ में बढ़ता है, जैसा कि ग्राफ में दिखाया गया है। ठीक है। ये पहले आपको पढ़ाया गया है, इसको भी एक नज़र में देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो यहाँ पर विद्युत सप्लाई सिस्टम के प्रकार हैं। इलेक्ट्रिक पावर को पावर सब स्टेशन से उपभोक्ता पहुँचाने के माध्यम को विद्युत सप्लाई सिस्टम कहते हैं। सप्लाई सिस्टम को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, AC व DC सप्लाई, ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड सप्लाई। विद्युत सप्लाई सिस्टम 3 मुख्य भागों में से मिलकर बने होते हैं, पावर स्टेशन, संचरण लाइन एवं वितरण लाइन। यहाँ पर आप लोगों को पहले ही पढ़ाया गया है AC पावर सप्लाई सिस्टम का एकल आरेख। ये देखिए यहाँ पे जनरेटिंग पॉइंट है। जनरेटिंग पॉइंट पे 11 kV का जनरेशन होता है। उसके बाद में इसको 11/132 में कन्वर्ट करते हैं, 132 से 33 में कन्वर्ट करते हैं, 33 से हम किस में कन्वर्ट करते हैं, 11 kV में, और 11 kV से हम 400 तक प्राप्त कर सकते हैं। तो जब जनरेशन से यहाँ पर लाते हैं तो इसको पूरा जनरेशन बोलते हैं। 11 से 132 kV अगर हम जनरेट करते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसमिशन, प्राथमिक ट्रांसमिशन मतलब प्राइमरी ट्रांसमिशन। और 132 से 33 kV जब हम लोग ट्रांसमिट करते हैं तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी ट्रांसमिशन, द्वितीयक संचरण। और द्वितीयक संचरण के बाद फिर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चालू होता है, और पहले को हम बोलते हैं प्राथमिक वितरण और दूसरे को हम बोलते हैं 400 जो वोल्टेज मिलता है उसको हम बोलते हैं द्वितीयक वितरण। जैसा कि यहाँ पर आप लोगों को ये थियरी के रूप में भी दिया जा रहा है नोट्स लिखने के लिए, तो ये भी आप तैयार करते रहिए। उसके बाद हम लोगों ने इसमें पढ़ा है लॉसेज इन इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन, विद्युत वितरण में हानियाँ। टेक्निकल इलेक्ट्रिक पावर लॉसेज, तकनीकी विद्युत पावर हानियाँ। वितरण तंत्र में होने वाली हानियाँ ही पूरे तंत्र में होने वाली पावर हानियाँ हैं। इसमें अधिकतर हानियाँ प्राथमिक तथा द्वितीयक वितरण तंत्र में होती हैं। टेक्निकल इलेक्ट्रिक पावर लॉसेज, वितरण लाइनों में उपयंत्र तथा भार के द्वारा लॉसेज होता है। इस प्रकार की हानियों को टेक्निकल इलेक्ट्रिक पावर लॉसेज कहते हैं। तकनीकी विद्युत हानियों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। फिक्स्ड टेक्निकल लॉसेज, यह हानियाँ कुल विद्युत हानियों का 1/4 से 1/3 होती हैं। यह ज़्यादातर ऊष्मा व आवाज़ के रूप में उत्पन्न होती हैं जब ट्रांसफार्मर को ऊर्जित किया जाता है। यह निम्न बातों पर निर्भर करता है: लीकेज करंट लॉसेज, ओपन सर्किट लॉसेज, कोरोना लॉसेज, पराविद्युत लॉसेज। दूसरा है वेरिएबल टेक्निकल लॉसेज, यह हानियाँ कुल विद्युत हानियों को 2/3 से 3/4 होती हैं। इस प्रकार की हानियाँ होने का कारण लाइन की प्रतिबाधा, प्रतिरोध तथा जूल ऊष्मा हानियाँ हैं। बच्चों, ये आपका आज एनर्जी कंजर्वेशन का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। अगर कुछ
छूटा हो तो आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि ये चीज़ें छूट गई हैं, तो उसको हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 1 से 2 दिन में आपका पावर प्लांट भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग शुरू करने वाले हैं UEE, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और उसको भी आप लोग ध्यान से देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये वीडियो शेयर करिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को ये लाभ मिले। और जहाँ तक PDF की बात है, तो PDF के लिए आप लोग बहुत चिंता मत करिए। PDF आप लोग नोट्स भी बनाते रहिए, कोई अगर दिक्कत है तो उसमें बात करिए। आप लोग बार बार यही बोलते हैं कि PDF चाहिए, PDF चाहिए। अरे भाई, PDF बनाने में, उसको रेडी करने में, उसमें थंबनेल वगैरह लगाने में टाइम लगता है भैया। तो आप लोग ज़्यादा चिंतित न रहिए। PDF जैसे ही रेडी हो जाता है, स्कैन हो जाता है, तो सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और आप लोग सोच रहे हैं कि मोबाइल से स्कैन करके आपको पढ़ा सकते हैं, लेकिन जब आप लोगों को PDF दिया जाएगा तो ऐसा PDF दिया जाएगा जिससे कि आप पूरी पूरी बातें आपको समझ में आ जाएं। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि PDF प्राप्त करने के बाद आप लोग बस उसको पढ़ें और धुंधला धुंधला दिखाई दे, तो ऐसा नहीं होगा। सब चीज़ें आपको मिलेंगी, आप लोग टेंशन ना लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।